आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद हमारे पास एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेल विद द राइट टू रिटर्न। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा लिंक्ड होता है स्टेप 3 ट्रांजिशन प्राइस में, मोर स्पेसिफिकली वेरिएबल कंसिडरेशन से। देखें, वेरिएबल कंसिडरेशन आपने क्या कॉन्सेप्ट कवर किया था कि अगर हमारी ट्रांजिशन प्राइस का कोई एलिमेंट फिक्स नहीं है, अगर हमारी ट्रांजिशन प्राइस का कोई एलिमेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर हैपनिंग, तो ये हमारी वेरिएबल कंसिडरेशन थी। वेरिएबल कंसिडरेशन को हम एस्टिमेट करते थे आइदर यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम। और वेरिएबल कंसिडरेशन को आप ट्रांजिशन प्राइस का कंपोनेंट उसी वक्त कंसीडर करते थे ओनली व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सब्सिक्वेंट चेंज इन एस्टिमेट वुड नॉट रिजल्ट इन रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू। यहां पे हम अगला कॉन्सेप्ट कवर करने लगे, दैट इज सेल विद द राइट टू रिटर्न। सर नाम से ही, हेडिंग से समझ आता है कि आपने कोई गुड्स, आपने कोई यूनिट सेल करे और कस्टमर को एक सर्टेन पीरियड तक राइट टू रिटर्न दिया, तो ये चीज बेसिकली वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ ही लिंक्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक डॉलेंस कंपनी है और वो पूरे साल में 1 लाख फ्रिज सेल करती है और फ्रिज की सेल के साथ साथ 3 महीने की मनी बैक गारंटी देती है, 3 महीने की राइट टू रिटर्न देती है कस्टमर को, तो डॉलेंस ने पूरे साल में जो 1 लाख फ्रिज रिकॉर्ड करे, 1 लाख फ्रिज सेल करे, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रेवेन्यू बने। हो सकता है कि 1 लाख में से 1000 फ्रिज रिटर्न हो जाए, 2000 फ्रिज रिटर्न हो जाए, 3000 फ्रिज रिटर्न हो जाए, तो सर्टेन नंबर ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और वो अमाउंट जो कि हमारा रिटर्न करना पड़ जाएगा, वो सॉर्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन बन गया, तो इसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यही मिला जुला के हमने कॉन्सेप्ट यहाँ सेल विद द रिटर्न, राइट टू रिटर्न में अप्लाई करना है। लिखा है व्हेन प्रोडक्ट आर कस्टमर विद द राइट ऑफ रिटर्न, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। अगर आपने गुड्स डिलीवर किया, अगर आपने गुड्स सेल करे और अपने कस्टमर को राइट टू रिटर्न दिया है, तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे चलोगे। अगर हमें लगता है कि गुड्स रिटर्न नहीं होंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे, अगर हमें लगता है कि गुड्स रिटर्न होंगे तो हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैलकुलेट द लेवल ऑफ रिटर्न यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, प्रोबेबिलिटी वेटेड सम ऑफ अमाउंट और सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम। सर लेवल ऑफ रिटर्न भी एस्टिमेट करने के लिए वही 2 तरीके हैं। अगर लेट्स से कि मेरी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मैं वो सेल कर रहा हूं, तो फिर यहां पे जनरली एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन मेरी कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो इस केस में मैं एक एक कस्टमर के अगेंस्ट स्पेसिफिक मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई डॉलेंस अगर फ्रिज सेल कर रही है और फ्रिज के ऊपर 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की राइट टू रिटर्न या मनी बैक गारंटी दे रहा है, तो डॉलेंस के शायद पूरे साल में 1 लाख फ्रिज सेल होते हो। अब हो सकता है 1 फ्रिज रिटर्न हो, 2 फ्रिज रिटर्न हो, 3 फ्रिज रिटर्न हो, 4 फ्रिज रिटर्न हो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि रोल्स रॉयल है, वो कोई मोटर व्हीकल सेल कर रहा है, पूरे साल में शायद वो 15, 20, 16 गाड़ियां बेचता होगा और कस्टमर को 6 महीने की सेटिस्फेक्शन राइट टू रिटर्न दी है। तो अब यहाँ हर कस्टमर जो स्पेसिफिक कार परचेस कर रहा है, हर कार की स्पेसिफिकेशन, हर कार की पास हिस्ट्री के हिसाब से एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड नहीं बल्कि सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम देखा जा रहा होगा कि अगर ये वाली गाड़ी अगर कस्टमर लेके जा रहा है तो कितने परसेंट चांसेस है कि वापस आ सकता है, ये वाली गाड़ी अगर कस्टमर लेके जा रहा है तो कितना परसेंट चांसेस है कि गाड़ी रिटर्न नहीं हो रही होगी। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, refund liability rather than revenue is recognized for any consideration received to which vendor does not expect to be entitled, which relates to the goods expected to be returned. Any refund liability is reassessed and updated at each reporting date. कह रहा है वो अमाउंट जो आपने कस्टमर से रिसीव कर लिया लेकिन आपको लगता है कि ये आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, तो आप इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे बल्कि अपने पास रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, चूंकि आपने सेल ही रिकॉर्ड नहीं की, वो यूनिट्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिटर्न हो जाएंगे, तो उनकी आप सेल ही रिकॉर्ड नहीं करोगे, उनके अगेंस्ट आप रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दोगे। तो उनके जो इन्वेंट्री के यूनिट्स आपने कस्टमर को दिए उनके अगेंस्ट फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 100 यूनिट सेल कर रहा हूं और मुझे लगता है कि 10 यूनिट्स रिटर्न हो जाएंगे, तो मैं 90 यूनिट्स का रेवेन्यू, 10 यूनिट्स की रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। अब जब मैं अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो वो भी सिर्फ 90 यूनिट्स का ही रिकॉर्ड करूंगा, बाकी 10 यूनिट्स मैंने कस्टमर को दिए तो सही लेकिन वो मेरा राइट टू रिकवर होगा, क्योंकि कस्टमर जब रिफंड के लिए आएगा तो मुझसे प्रोडक्ट भी तो रिटर्न करूंगा, रिकवर करूंगा। तो इस यही बात पॉइंट नंबर 4 में लिखी है। Asset is also recognized for the vendor's right to recover goods from the customer on settling the refund liability. Such asset is measured at carrying amount of goods less any expected cost to recover such goods. अब ये क्या कह रहा है
भाई फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट सेल करते हो 100 रुपए का, उसकी कॉस्ट है 60 रुपए की, उस प्रोडक्ट की पैक्ड कॉस्ट 60 रुपए की है और उसकी पैकिंग पे 5 रुपए का खर्चा होता है। यानी कि जब आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट दोगे तो वो पैक्ड का पैक्ड तो आपको वापस नहीं करेगा ना, वो अनपैक्ड फॉर्म में आपको वापस लाके देगा, तो आप इसको दोबारा से पैकिंग करोगे। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है वो 60 रुपए का नहीं बल्कि वो 55 रुपए का है। तो मैं अपना राइट टू रिकवर भी उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा जिसमें ये इस तरह की एडजस्टमेंट, रिकवरी की एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर हुई भी है। यानी कि जब हम अपना राइट टू रिकवर रिकॉर्ड करेंगे फिर वो 60 रुपए से नहीं 55 रुपए से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एसेट इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द रिफंड लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट में इनको नेट ऑफ नहीं किया जाएगा। राइट टू रिकवर एसेट अलग आ रहा होगा, रिफंड लायबिलिटी अलग आ रही होगी। If value is less than the amount recorded in inventory is reduced with corresponding adjustment to the cost of goods sold. देखो ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 100 यूनिट सेल करे, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 90 यूनिट सेल हो जाएंगे, 90 यूनिट्स का पूरा अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर दूंगा। अच्छा इन सारी चीजों पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो अगर मेरी बातों में समझ नहीं भी आ रहा तो न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैंने 100 यूनिट सेल करे, 90 में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिक जाएंगे, मैंने 90 का कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। 60 मुझे लग रहा था कि रिटर्न होंगे, तो 60 के अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड नहीं करूंगा बल्कि राइट टू रिकवर एसेट रिकॉर्ड करूंगा। अब 60 यूनिट्स की फिनिश यूनिट्स की पैक्ड यूनिट्स की कॉस्ट है 60 रुपए, लेकिन 10 यूनिट्स की पैक्ड यूनिट की कॉस्ट है 60 रुपए, लेकिन कस्टमर जब मुझे लाके देगा तो वो अनपैक्ड फॉर्म में लाके देगा, मुझे उसकी दोबारा से पैकिंग करनी पड़ेगी। तो मैं जो अपने पास राइट टू रिकवर रिकॉर्ड करूंगा वो 55 से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये जो 5 रुपए का बर्डन है मेरा, ये मैं अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर दूंगा। एक दफा जरा ऐसे रीड कर लें 5-6 पॉइंट्स को, तो फिर मैं इसके एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखता हूं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं, यहाँ की बातें नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कहता है, ऑन 1 जनवरी 2014 a vendor that is a retailer sells 100 identical goods to different customers at a sale price of rupees 100 totaling 10,000. The cost of each good is 60. Customer have a right to return the product for a period of 30 days from the original purchase and return for a full refund. 1 जनवरी 14 पे हमने 100 यूनिट सेल करे 10,000 रुपए के, 60 रुपए की कॉस्ट है और कस्टमर के पास 30 दिन का राइट टू रिटर्न है। Based on substantial historical experience and future expectations, the vendor estimates that 3 of the goods will be returned. The amount and quality of evidence available means that the vendor is able to conclude that it is highly probable that there will be no significant reversal of revenue if it recognizes revenue attributable to 97 units that it does not expect to be returned. कह रहे कंपनी अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से ये अंदाजा लगाती है कि 100 में से 97 यूनिट्स वापस नहीं आएंगे, 3 यूनिट्स वापस आ सकते हैं। आपने इसकी जनरल एंट्री बनानी है और सवाल में 3 केसेस हैं। केस 1 3 यूनिट्स आर रिटर्न, लिखे ना, केस 1 3 units are actually returned. Case 1 3 units are actually returned. Case 2 no units are returned. And case 3 5 units are returned. सर हमें 3 डिफरेंट केसेस में एंट्रीज बनानी है, अज्यूमिंग कि अगर 3 यूनिट्स रिटर्न हो जो हम सोच रहे थे, कोई भी यूनिट्स रिटर्न ना हो और 5 यूनिट्स रिटर्न हो, तो जरा जल्दी से इसकी जनरल एंट्री बना लें। यहाँ देखिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले मैंने 100 यूनिट सेल करी 10,000 रुपए के, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे पैसा सारा कैश में मिल गया होगा, तो मैंने कैश डेबिट 10,000 रुपए, रेवेन्यू क्रेडिट किया होगा सिर्फ उन यूनिट्स के अगेंस्ट जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक्चुअल में बिकेंगे, यानी कि 97, तो 9,700, और बाकी 3 यूनिट्स मैंने कस्टमर को दिए तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये रिटर्न हो जाएंगे और रिटर्न होंगे तो मुझे कस्टमर को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो मैं अपने पास रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेता हूं 300 यूनिट्स की। अच्छा अगर मैं इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बनाऊं तो हमारे पास से इन्वेंट्री क्रेडिट होगा 100 यूनिट्स का ही, 100 into 60 यानी कि 6,000। अब मैंने रेवेन्यू सिर्फ 97 यूनिट्स का रिकॉर्ड करा, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 97 यूनिट्स की ही रिकॉर्ड करूंगा, 97 into 60
5820 और बाकी 3 यूनिट्स के अगेंस्ट में पैसा उसी वक्त पे करूंगा जब मैं उनसे यूनिट्स रिकवर करूंगा। मैं अपने पास राइट टू रिकवर एसेट डेबिट कर देता हूं 180। अब मैंने 3 पॉसिबल केसेस बनाए। 3 यूनिट्स आर रिटर्न no units are returned and 5 units are returned। सर अगर 3 यूनिट्स रिटर्न होते यानी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही काम होता है तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने कैश पे करना है, आपने उसके अगेंस्ट ऑलरेडी रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है, रिफंड लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 300 रुपए और आपके पास आपके यूनिट्स वापस आ रहे होंगे तो इन्वेंट्री डेबिट, राइट टू रिकवर एसेट क्रेडिट 180। अगर 30 दिन लैप्स हो जाते हैं, अगर 30 दिन लैप्स हो जाते हैं और हमारे पास कोई एक यूनिट भी रिटर्न नहीं आता तो जितना अमाउंट आपने सॉर्ट ऑफ रिफंड लायबिलिटी डेफर किया था अब वो भी आप रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लोगे। तो रिफंड लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 300 रुपए और अब आपका राइट टू रिकवर भी नहीं रहा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 180, राइट टू रिकवर 180। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिवर्सल हो जाता है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न आ जाता है तो फिर हमें अकॉर्डिंगली कैश पे करना पड़ेगा 500 का। 500 में से 300 तो आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे तो 300 की तो आपने रिफंड लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई थी, बाकी 200 रुपए का आपको रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ेगा। सर हमारे पास हमारी इन्वेंट्री के भी यूनिट्स वापस आएंगे तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा 5 × 60 300। सर 3 यूनिट्स का तो आपने राइट टू रिकवर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था, बाकी 2 यूनिट्स के आप अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स कर रहे होंगे। आसान आसान सा स्टैंडर्ड है ना। कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दफा दोबारा से सारी बातें सुन लें। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास सेम वही फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि क्वेश्चन नंबर 20 में थे। सिर्फ एक एडिशनल बात यह है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट वापस आ रहा है वो रीपैक करना पड़ेगा और रीपैकिंग में हमारी 5 रुपए की कॉस्ट इनकर होगी। कहता है सेम एज क्वेश्चन अबव द कॉस्ट ऑफ पैक्ड यूनिट इज 60, इन केस ऑफ रिटर्न द गुड इज रिक्वायर्ड टू बी रीपैक्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5 पर यूनिट। तो सेम वही फैक्ट्स एंड फिगर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस करे, बस हमें रीपैकिंग करनी पड़ेगी, रिटर्न गुड्स की 5 रुपए की कॉस्ट इनकर होगी। सर तीनों सिनेरियोस में इसकी भी जनरली ड्रॉ कर लें। क्या देखिए सर, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में इन्हीं तीन सिनेरियोस को प्लॉट किया जाए कि हमने 100 यूनिट सेल करें 100 रुपए के हिसाब से तो 10,000 रुपए हमने कलेक्ट करें। 3 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करते कि हमारे पास रिटर्न हो जाएंगे और 97 यूनिट्स एक्चुअली सेल होंगे तो 97 यूनिट्स का रेवेन्यू 3 यूनिट्स के अगेंस्ट रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। अब की बार हो ही रहा है कि हमारे पास से इन्वेंट्री के 100 यूनिट 60 रुपए की कॉस्ट पे जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो गुड्स रिटर्न होंगे ना वो 60 रुपए का नहीं बल्कि 55 रुपए का होगा। तो मैं अपने राइट टू रिकवर भी 55 के अंदर की रिकॉर्ड करूंगा। तो हमारे पास जो राइट टू रिकवर है वो 180 नहीं बल्कि 165 रिकॉर्ड होगा। और 15 रुपए का पैकिंग का खर्चा अगर मैं अपने सर ले रहा हूं तो वो अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और मैं अब की बार कॉस्ट ऑफ सेल्स को बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट करता हूं तो ये आई गेस 5835 आ रहा होगा। बेसिकली 5820 97 यूनिट्स की कॉस्ट है और 15 रुपए एडिशनल 3 यूनिट्स की पैकिंग कॉस्ट है जो मैंने अपने पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर दी। अगर कल को 3 यूनिट्स जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिटर्न होंगे और 3 यूनिट्स ही रिटर्न होता है तो रिफंड लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट हमारे पास जो यूनिट्स वापस आएंगे वो 180 की नहीं बल्कि 165 के होंगे। और अगर मैं इनकी पैकिंग करवाता हूं तो हमारे पास इन्वेंट्री में मजीद 15 रुपए का डेबिट और कैश या पेबल जो भी पैकिंग का खर्चा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई यूनिट रिटर्न नहीं आते तो सारा का सारा रिफंड लायबिलिटी रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और 155 का अमाउंट जो मैंने राइट टू रिकवर में पार्क करा था अब वो हमारी कॉस्ट 165 का अमाउंट जो हमने राइट टू रिकवर में पार्क करा था वो हमारी रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। इन केस के मेरी यूनिट्स रिटर्न मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, 5 यूनिट्स रिटर्न हो जाते तो 500 रुपए का कैश आउटफ्लो होगा, 300 की तो रिफंड लायबिलिटी ऑलरेडी थी, 200 का रेवेन्यू रिवर्स हो जाएगा। अब की बार जो हमारे पास इन्वेंट्री के 5 यूनिट्स वापस आएंगे वो 55 की वैल्यू रखता है टू
275। राइट टू रिकवर रिकॉर्ड किया हुआ मैंने 155 का, बाकी बैलेंसिंग 165 का, बाकी बैलेंसिंग 110 हम अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स कर रहे होंगे। ये 110 बेसिकली कैसे आया है सर? 55 रुपए के हिसाब से 3 यूनिट्स का तो राइट टू रिकवर था ही हमारे पास, सही है क्या? बल्कि 5 यूनिट्स वापस आए ना, तो 55 इंटू 5 इतने गुड्स हमारे पास वापस आए 275। और 3 यूनिट्स का तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि वो रिटर्न आएंगे, तो 165। तो इन दोनों का डिफरेंशियल बेसिकली रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू और उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिवर्सल आएगा 610। कॉपी करें तो फिर हम स्टेप 4 पर आते हैं।